दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दिवाली स्पेशल क्लास में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज एक और मॉक टेस्ट की तरह आपको एक क्लास में देने वाला हूं, जिसमें कि आप सब लोग पूरा डेडिकेटेड होके अपने आप को तैयार करेंगे और चेक करेंगे कि आप कितने नंबर के काबिल आज के डेट में हैं, ताकि आने वाले वीक में आप और अच्छे से अपना परफॉर्म कर सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा आज का क्लास। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे हैं और आपकी दिवाली अच्छी मन रही है, और पूरे जोश के साथ इस क्लास को भी करते हैं और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। टारगेट मैं रखूंगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ने का समय दूं, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखूंगा कि आपको ज्यादा टाइम ना दूं, क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही चीज हमें मेंटेन करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग तैयार हैं आज के सेशन के लिए, और शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन। चलिए दोस्तों, आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए, और जो भी हमारा बेस्ट वहां पर नोट्स है या जो हमारा अपडेट्स है उसको आप लोग फॉलो करिए। चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का बेहतरीन सेशन। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए सभी लोग। क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से आपको समय दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न क्या कहता है? ये प्रश्न कहता है कि यद्यपि विकास के क्षेत्र के कुछ आयाम में परस्पर व्यापन होता है, ओवरलैप होता है, तथापि कौन सा विकास है जो एक दूसरे के बारे में भावनाओं की जो प्रगति है उसका अनुक्रम का अध्ययन करता है। तो नैतिक विकास चरित्र या आपके व्यवहार की बात हो जाती है, भाषा का विकास आपके भाषा की बात होती है, शारीरिक विकास शरीर की, जो संवेगात्मक विकास है दोस्तों, जो इमोशनल डेवलपमेंट है, ये होता है आपका किससे जुड़ा हुआ? ये होता है आपका जो है भावनाओं से जुड़ा हुआ, इमोशन से जुड़ा हुआ, कि इसमें आप किस प्रकार के इमोशन से किसी चीज को, आपका एटीट्यूड क्या है, वो जो है वो आपका यहाँ पर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं जो होती है विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। तो इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पर समग्र निर्माण की बात हो रही है, तो ये जो है इंटीग्रेशन की बात होगी, एकीकरण के सिद्धांत की बात होगी, जहां पर की कंप्लीट डेवलपमेंट की बात होगी, कंप्लीट निर्माण की बात होगी, जिससे है ना, इससे विशिष्ट प्रतिक्रिया जो होता है विकास के बाद की प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई होती है। तो ये कंप्लीटली आपका इंटीग्रेशन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग। यहां पे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटक की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करेगा। तो देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक घटक, स्कूली माहौल, ये जरूर हमारे समाज में आता है, तंत्रिका संबंधी, न्यूरोलॉजिकल हमारे बॉडी के अंदर है, जैविक प्रवृत्ति हमारे बॉडी के अंदर है, आनुवंशिक बनावट हमारे अंदर है। तो ये क्या है, स्कूली माहौल यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि स्कूल ही इन दिए गए ऑप्शन में से एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे बाहर है ना, बाकी चीजें हमारे अंदर होता है। नेक्स्ट देखिए,
क्या कह रहा है? जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें क्या आवश्यकता हो। परिकल्पित तो 12 से 18 में होगा। प्रतिवर्ती सोच, हाँ रिवर्सिबिलिटी जो है ये आप कह सकते हैं कि बच्चों में 7 से 11 में आ जाती है, यानी कि जो वर्गीकरण क्रमबद्धता की वजह से बच्चा चीजों के अलग अलग एंगल को समझने लगता है वो आ जाती है। निष्क्रिय अनुसरण तो अच्छी बात नहीं है, वस्तु स्थायित्व तो बच्चों का 0 से 2 में ही आ जाती है। तो यहां पर हमारा क्या है? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्या को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। अब यहां पर आप बहुत क्लियर समझ सकते हैं कि अमूर्त समस्या को समझना है, तो अमूर्त समस्या को समझने के लिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जाना पड़ेगा, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक भी बोलते हैं। और एज है ये आपका 12 से 18 साल, है ना, क्योंकि इसी समय पर आप अमूर्त सोच अपने अंदर डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए सब लोग, हिंदी में ना समझ में आए तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। तो नूरी, इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है, ऐसा तर्क मतलब समाज में हमारा दायित्व है। ये क्या है? कानून व्यवस्था उन्मुखता, और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। ये किसके अंतर्गत आता है? ये हमारे कन्वेंशनल के अंतर्गत आता है। कई बार आपको ऑप्शन में परंपरागत या रूढ़िगत ना देकर अभी सामयिक लिख देता है या कुछ और भी लिख देगा, तो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। इसको प्री जो है कन्वेंशनल मतलब कन्वेंशनल बोलते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तो जो कन्वेंशनल वाला है, कानून व्यवस्था उन्मुक्ता वाला में, उसके अंतर्गत ये आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बचना क्यों चाहिए? वही तो लेव वाइगोत्स्की संकेत इशारे देने के लिए कहते हैं। किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचार के मौखिकरण करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? ये भी गलत है। विद्यार्थी के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा दें, हाँ ये जरूर है। बहस को नेगेटिव मत सोचिएगा। डिबेट और डिस्कशन बहुत अच्छी चीज होती है जो सोशल इंटरेक्शन में आती है ना। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अलग करे, ये भी गलत है। तो हमारा सी इज द बेस्ट आंसर, जिसमें कि हम बच्चों के साथ वैचारिक बहस को बढ़ावा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग। क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए, लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रिया डैश के द्वारा, है ना, समामेलित होती है। तो उच्चतर क्रम की जो मानसिक प्रक्रिया है, हाई लेवल की जो मेंटल प्रोसेस है, वो कैसे होगी? कंडीशनिंग, कंठस्थ करना और रिवार्ड, ये तीनों तो ऐसे भी नेगेटिव है।
लेकिन अगर साइकोलॉजिकल टूल हम लगाते हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण लगाते हैं, तो निश्चित रूप से कोई बच्चा आगे बढ़ सकता है अगर साइकोलॉजिकली उसकी मानसिक प्रक्रिया को सही वे में आगे बढ़ाया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग। यहां पे कह रहा है दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरे की भावना, मनोदशा और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है। तो दूसरे की भावना को समझना, अगर आप अपनी भावना को समझते हैं तो क्या कहते हैं उसको, तब आप कहते हैं कि उसमें अंतः व्यक्तिक होती है। लेकिन दूसरे की भावना को समझते हैं तो अंतर व्यक्तिक होती है। एक और चीज ध्यान रखिएगा, जो अंतः व्यक्तिक होता है उसको अंतरा व्यक्तिक भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अंदर की वो व्यक्तित्व है, उसको अंतरा व्यक्तित्व भी कहते हैं। हमारे यहाँ पर इंटरपर्सनल करेक्ट है। स्पेशल मतलब क्या है? स्थान से संबंधित बुद्धि है। और म्यूजिकल क्या है? संगीत से संबंधित जो इंटेलिजेंस है उसको कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो हमारा आंसर ए बेस्ट है। सब लोग अपना आंसर मिलाते चलिए। यहां पे क्या कह रहा है? लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के रूप में संबंध को सही रूप से दर्शाता है? सो भाषा की विचारों के स्वनियमन में कोई भूमिका नहीं है, गलत बात है। बच्चे की स्वनिर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रता को दर्शाती है। यहां पर ध्यान से समझिएगा आप क्या कह रहा है। बात तो सही है, लेकिन ये आत्म केंद्रिता वर्ड जिन पियाजे का कहना है। ध्यान से देखिएगा, इन्होंने कहा है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि स्वनिर्देशित बातें इनके निजी भाषा को दर्शाती है, प्राइवेट स्पीच को दर्शाती है। बच्चों की निजी वाक उनके मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। ये सही होगा। बाधक बन जाती है समस्या समाधान में, ये तो गलत है। तो सी हमारा यहां पर बेस्ट आंसर होता है कि जो मौखिक सोच है वो उसके आंतरिक स्तर को दर्शाती है। नेक्स्ट देखिए। देखिए, लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं, लड़कियां गायन में अच्छी होती है। कंप्लीटली रूढ़िवादिता है, जेंडर स्टूडियोटाइप है ना, निगेटिव चीजें हैं। तो ये कोई जेंडर के अनुरूप सोचना नहीं है, ये जेंडर रूढ़िवादिता है। जब आप कह रहे हैं कि लड़के ऐसा करते हैं, लड़कियां ऐसा करती हैं, लड़के इसमें अच्छे होते हैं, लड़कियां इसमें अच्छी होती है, तो इस प्रकार की कोई भी सोच जो है वो रूढ़िवादिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए, एक कक्षा में विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में जो विविधता है, इसको विद्यार्थी को उनके संदर्भों के आधार पर समूह में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि एलिमिनेट करने के लिए। गलत बात है। अनदेखा करना चाहिए, यह भी गलत बात है। एक गुण के रूप में लेना चाहिए जो अवधारणाओं को शिक्षण में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। नामीकरण करने के लिए, ये भी गलत बात है। तो एक गुण के रूप में हमें लेना चाहिए जिससे कि हम बच्चे को शिक्षण में इस्तेमाल कर सके। और सोशल कल्चर सबके अलग है और ये जो परिप्रेक्ष्य है सबका, वो हमें एक नया आयाम देता है, क्योंकि सबके अलग अलग सोच जब आते हैं तो एक बेहतर डेवलपमेंट में मदद मिलता है। तो विद्यार्थी में क्रिटिकल थिंकिंग को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को डैश जिनमें डैश शामिल है प्रस्तुत करना चाहिए। अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं, खुले अंत वाले प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और जिसमें अपसारी चिंतन हो, दोनों ही अच्छी बात है। बंद उत्तर वाले अभिसारी गलत। वास्तविक जीवन के संदर्भ की चुनौतियां लेकिन अभिसारी गलत। संदर्भ रहित तो यहीं पे गलत। तो अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन देते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ, तो ये बच्चों को एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? मानकीकृत परीक्षण के समूह का उपयोग करके, बिल्कुल गलत है। एक विशेष शिक्षक द्वारा, ना कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा। क्यों सामान्य शिक्षक द्वारा, क्यों नहीं? नियमित रूप से विद्यार्थी के सहयोग के साथ, ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। केवल सत्र की शुरुआत और अंत में, ये भी गलत है। तो नियमित रूप से शिक्षक के सहयोग के साथ अगर करते हैं तो ये अच्छा होता है, क्योंकि रचनात्मक हर दिन की चीज है। जिनके साथ आप पढ़ाई करते हैं उनके साथ रचनात्मक हो तो बच्चे के इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपने सर्वोत्तम क्षमता को प्राप्त कर सके, इसके लिए हमें किस चीज पर फोकस करना चाहिए? ध्यान रखिएगा, जब भी सर्वोत्तम क्षमता की बात होती है तो हम इक्वलिटी की बात करते हैं, लेकिन ऑप्शन में जहां पर इक्विटी आ जाए तो हम इक्विटी को प्रायोरिटी देंगे। क्यों? क्योंकि इक्विलिटी के अंदर इक्विटी आता है जिसमें कहा जाता है कि सबको समान तो करें, लेकिन उसकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, उनकी अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उनको बराबर करने की कोशिश करें, ताकि ऐसा ना हो कि जबरदस्ती समान कर दे और उनका काम ना हो। इसलिए यहां पर इक्विटी जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट देखिए सभी लोग।
देखिए, गति समन्वय वैफल्य जो होता है किस कठिनाइयों से जुड़ा है? तो गति समन्वय वैफल्य को डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं, जिसमें कि हम कहते हैं कि जो मोटर कौशल होता है ना, मोटर स्किल्स होता है, यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटी हमारी होती है, उस फिजिकल एक्टिविटी को करने में हमें प्रॉब्लम होती है, जो हमारे सी ऑप्शन में है, यानी कि बॉडी पार्ट्स जो है, हमारा फिजिकल कोऑर्डिनेशन करने में जो बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम होती है, उसको हम लोग कहते हैं। तो सी डिस्प्रेक्सिया से जुड़ा है। ये लर्निंग डिसेबिलिटी का एक पार्ट है, जिसमें डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्पेजिया इत्यादि आते हैं। उसी में डिस्प्रेक्सिया भी आता है, जो बॉडी के कौशल से जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है? क्योंकि इसलिए है, इधर पढ़ेंगे, मतलब एसर्शन रीजन में पहले इधर क्योंकि लगा के पढ़ेंगे। समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इनमें भावात्मक कठिनाई से जूझते हुए बच्चे शामिल नहीं है। ऐसा कैसे? इसमें सारे शामिल होने चाहिए। सभी विद्यार्थी के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए ज्ञान के प्रतिनिधित्व के अलग अलग प्रकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये जरूर सही है, ये गलत है, ये सही है। एसर्शन सही है, रीजन गलत है। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि हर प्रकार के बच्चों को हमें शामिल करना चाहिए, और ये बात यहाँ पे इसलिए ये गलत हो गया कि शामिल नहीं है। यहाँ पर विविध प्रकार को इस्तेमाल करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न होती है, यद्यपि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं? तो कोई भी बच्चा जिनको ऑटिज्म है, यानी कि उसको क्या प्रॉब्लम है? सामाजिक संप्रेषण की प्रॉब्लम है। तो लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में प्रॉब्लम उसको होगी। तो लंबे समय तक संपर्क बनाए रखने में, ध्यान से देखिए सभी ऑप्शन को, अपरिचित के साथ संप्रेषण में प्रॉब्लम किसमें है? इसमें प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। हमको क्या पूछा है? किसमें अच्छे होते हैं? दिनचर्या बार बार परिवर्तन में प्रॉब्लम होती है। हाँ, विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में ये अच्छे होते हैं। आपको याद है मैंने बोला था कि ऑटिज्म वाले बच्चे भीतरगुण ना होते हैं, यानी कि उनको कोई चीज पता है तो उनको बड़े डीप में होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई ऐसे बालक जो इंट्रोवर्ट होते हैं, दूसरों से बात नहीं करते, वो खुद में बहुत चीज डीपली समझते हैं। तो इनकी एक ये खूबी होती है, जो डी इज द बेस्ट आंसर। तो रचनात्मक बच्चे की एक पहचान विशेषता यह है कि वे मानदंड के अनुरूप ही कार्य करते हैं। क्या ये है क्रिएटिव की पहचान? या दूसरों की नकल करते हैं, या उनका ध्यान अटेंशन स्पैम कम होता है, या वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं? तो बखूबी यहां पर ये क्लियर है कि जो बच्चे क्रिएटिव होंगे उनके अंदर ये सबसे बड़ी कला होगी कि वे फ्री होकर सोचेंगे, स्वतंत्र रूप से सोचेंगे। तो सी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए,
तो बच्चे के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम क्या होना चाहिए? कभी भी अगर चाइल्ड के सामने हम लोग अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं तो सही क्रम क्या होगा? जटिल से सरल, या सामान्य से विशिष्ट, या अमूर्त से मूर्त, या सांकेतिक से अनुप्रतीक? जटिल पहले देंगे तो गड़बड़ है, अमूर्त पहले देंगे तो पहले सिंबल ही दे देंगे तो वो गड़बड़ है। पहले प्रतीक दें, यानी कि ये है, समझ रहे हैं, उसका जो प्रतीक है पहले अगर हम वो देते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है कि ये दिखा दिया कि देखो ऐसा रिमोट होता है, फिर सिंबल्स बना दिया, तब वो समझ पाएंगे। तो इसका उल्टा होता तो ठीक होता, लेकिन हाँ, सामान्य से विशिष्ट जरूर अच्छा होता है, क्योंकि ये जो है, ये सही क्रम जो है सामान्य से विशिष्ट, ये बच्चों के डेवलपमेंट के लिए एक पॉजिटिव चीज है। नेक्स्ट देखिए सभी लोग। तो एक अध्यापिका विद्यार्थी द्वारा जो सृजित ज्ञान है उसकी समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? तो रूपांतरण का सृजन, जो हम ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको सृजन करते हैं, अच्छी बात है। पहले की जानकारी को नए प्रश्नों के लिए प्रयुक्त करना, ये भी अच्छी बात है। उप अवधारणाओं के बीच जो है संबद्धता बनाई, ये भी अच्छी बात है। अप्रासंगिक इररिलेवेंट जानकारी को मिला दिया, ये गलत बात है। इररिलेवेंट जानकारी अगर मिला दिया तो वो फिर बोर्डिंग चीजें हो जाएंगी, है ना, और ये प्रभावशाली नहीं होंगी। एकदम फूक फूक के कदम रखना है, पॉजिटिव पूछा है कि नेगेटिव पूछा है, उस हिसाब से आंसर करना ठीक होगा। सर्सन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। रीजन क्या है? क्योंकि अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करता है, सही बात है। इसलिए एक शिक्षक को विद्यार्थी को अपनी चिंतन प्रक्रिया के बारे में, है ना, और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। एसर्सन रीजन दोनों सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है ना। हमेशा ये चीजें अच्छी बात होगी कि हम उस पर सोचने की प्रक्रिया के बारे में अगर हम व्याख्या करें तो।
यहाँ पे क्या कह रहा है कि करण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है। बहुत अच्छी बात है, डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसके अंतर्गत। अभिसरण सोच वन वे में सोचना होता है, नकारात्मक नेगेटिव, तर्कहीन भी नेगेटिव। तो हमेशा से कोई भी इंसान अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहा है, अपसारी चिंतन कर रहा है, तो किसी समस्या का एक से अधिक समाधान खोज रहा है, नो डाउट। इसलिए आपका यहां पर ए इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, क्या कह रहा है देखिए, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ें। अच्छी बात है। विषय सामग्री को इस प्रकार से प्रस्तुत करें कि विद्यार्थी का उस ज्ञान के दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास ना कर पाए। गलत है। अवधारणा को इस तरह से पढ़ना जिससे कि विभिन्न अवधारणा से संबंधित स्थापित ना हो सके। गलत बात है। ज्ञान के दोहराव पर बल, ये भी गलत है क्योंकि वो जस्ट एक रटना हो गया। तो हमारा ए सबसे बेस्ट आंसर है, जहां पर कि विद्यालय में हो रहे अधिगम को बाहरी जीवन से हम लोग जोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग। कक्षा में परिवेश जो है, शिक्षण शास्त्र प्रविधियां और आकलन की विधियां का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थी में किस चीज को सुनिश्चित करें? अरुचि, प्रतियोगिता, कंठस्थ, ये तीनों ही नेगेटिव है। हमारे अगर बच्चों में अगर हम जिज्ञासा या रुचि इस तरह की कोई चीज वर्ड में आए या मोटिवेशन वर्ड में आए, तो इन चीजों को हमें जरूर बच्चों को बढ़ाना पड़ता है ताकि बच्चे आगे बढ़ सके। तो यहां पर आपका ए इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सभी लोग। यहाँ पे क्या कह रहा है, विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? त्रुटियों के प्रतिरूप की खोज करना, है ना, अच्छी बात है। अधिगम में कमियों के बारे में जानना जिससे त्रुटियां होती हैं, अच्छी बात है। त्रुटियों को सुधारने के लिए सहयोग करना, यह भी अच्छी बात है। विद्यार्थियों के साथ चर्चा किए बिना सही उत्तर, है ना, बताना। तो चर्चा नहीं किया, सही उत्तर बता दिया, तो बच्चा क्या ही सीखा फिर? तो मेन इंटेंशन बच्चे को सिखाना था, जो आपने नहीं किया।
तो एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थी में डैश और डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो योग्यता का सत्व मत यानी कि योग्यता स्थिर है और हमें बस प्रदर्शन करना है, ये दोनों ही गलत है। प्रदर्शन मतलब सिर्फ मार्क्स उठाना है। योग्यता बढ़ेगा और हमें महारत बनना है, ये जरूर सही है। योग्यता का सत्व मत यानी कि योग्यता स्थिर है और असफल होना है, दोनों ही गलत है। वार्षिक मत तो अच्छा है लेकिन असफलता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो बी सबसे बेस्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ये सत्व और प्रदर्शन का मतलब अगर आपको समझ नहीं आता है, आपको पॉजिटिव लगता है तो अनर्थ हो जाएगा। सत्व इंटिटिव व्यू गलत है क्योंकि योग्यता स्थिर है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी गलत है क्योंकि सिर्फ मार्क्स के लिए भाग रहे हैं। नेक्स्ट, तो भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अत्यधिक दबाव समस्या को सुलझाने को बढ़ावा देता है, गलत बात है। हर्ष उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है, हर्ष उल्लास रहे तो बहुत अच्छी बात है। अत्यधिक चिंता गलत बात है। निरस्ता की भावना भी गलत बात है। तो यहाँ पर आपका उल्लास की भावना अच्छी चीज है जो हमें बढ़ावा देना चाहिए। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है? समस्या समाधान कौशल प्रभावी समस्या समाधान कौशल में क्या योगदान देता है? अभिसारी चिंतन गलत होगा, अपसारी चिंतन होता तो सही होता। स्मरणोपकारी विधियां मनेमोनिक्स। अब यहां पर देखिए, आपको लगेगा कि स्मरण करना तो रटना है, नहीं। स्मृति जो चीजें आप पहले से जान के पूर्व ज्ञान को आगे एनालॉजी में लगाते हो उसको मनेमोनिक्स कहते हैं, जो पॉजिटिव चीज, ये रटना नहीं है। समझ बनाना ये अच्छा है, निष्क्रिय अनुसरण गलत था। तो सेकंड और थर्ड हमारा यहां पर करेक्ट होता है क्योंकि ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आपके सामने आए हैं। अब मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए कि आउट ऑफ 30 आपको इस स्पेशल क्लास में कितना नंबर आया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई ना रुके, इसके लिए जो मेरा प्रयास है उसमें आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।